नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ अहम इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अहम गेस्ट हैं मेरे। एक तरफ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो कि अब कानून बन चुका है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है और कल उसकी हेयरिंग है। और इस सिलसिले में बार एसोसिएशन, बार कौंसल्स, वकला का ऐलान है कि ये अगर मुअत्तली ख़त्म नहीं की जाएगी तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर ये लॉ को की मुअत्तली ख़त्म नहीं की जाएगी तो इसको तौहीन पार्लियामेंट समझा जाएगा। अब इसका क्या मुस्तक़बिल होगा आगे हम देखते हैं। बड़ी प्रेडिक्शंस हैं, हमारे पास अहम गेस्ट हैं, उनसे पूछेंगे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से अहम तरीन केसेस पेंडिंग है, जिसमें रेफरेंसेस भी हैं, कुछ अहम पटिशन्स भी हैं जो बार कौंसिल के लिहाज से हैं, और बहुत अहम तरीन केसेस हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिहाज से भी। ख़ास तौर पे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस है जो कि क्रिस्टल क्लियर केस है, लेकिन उसको क्यों रोका जा रहा है आज हम पूछेंगे उनसे। आज हमारे मेहमान भी हैं वो। और इसी तरीके से आइन के 62(1)(f) की बार कौंसिल की जो पटिशन है वो भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी नहीं। और लेकिन ये इलेक्शन का जो मैटर है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके ऊपर उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं हसन बून साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ हसन रज़ा पाशा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल भी होंगे, मेरा ख्याल है 1 मिनट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हसन बून साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ सबसे पहले। जी सर, आवाज़ आ रही है? हसन बून साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? हसन बून को आवाज़ नहीं आ रही है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी हसन बून साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है डॉक्टर साहब आपकी आवाज़। अच्छा सर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त आपकी एक बहुत अहम मीटिंग हुई वकला की, और उसमें आप लोगों ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि ये जो लॉ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ, ये आपके जो कानून बन गया है और ये आप लोगों की डिमांड थी। अब जबकि ये मुअत्तल है और आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह किया है कि इसकी मुअत्तली ख़त्म की जाए वरना मुल्क गिर वकला एहतजाज करेंगे, तो सर कल इसकी प्रोसीडिंग है फर्दर, 8 जजेस सुन रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं सर आगे? मैं डॉक्टर साहब अर्ज करूं कि मेरा या किसी बार कौंसिल एक का या किसी शख्स का मुतालबा नहीं, ये तमाम हमारे मुल्क की बार कौंसिलें, वो प्रोविंशियल बार कौंसिलें, पाकिस्तान बार कौंसिल, they had been clamoring since more than 2 decades के ये राइट ऑफ अपील होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील के हवाले से बात है, ये कमेटी बननी चाहिए। केस फिक्सिंग के हवाले से जो बात है वो भी, उसके लिए भी एक कमेटी तश्कील दी जाए। इसी तरह जो अर्जेंट केसेस फाइल होते थे उसके हवाले से भी ये विद इन 10 डेज 15 डेज ताकि फिक्स हो, ताकि इंटरम रिलीफ की हद तक मिल जाए या रिफ्यूज हो जाए, ताकि जो केसेस इंफ्रक्चर्स हो जाते हैं, ये तमाम लायर्स कम्युनिटी की डिमांड थी। और अगली बात अर्ज करूं कि पिछले साल के, ये हम इसलिए नहीं कहते कि खुदा न खास्ता अभी आए कुछ हो गया है तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास मोटिव के लिए, बल्कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है ये बहुत पुराना किया है। और मैं जब 5
नवंबर को बायसीएस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के अपनी पूरी एग्जेक्टिव की हमने 2021 की बात कर रहा हूँ, हमने पहली मीटिंग जो की थी उसमें ये सारी की सारी डिमांड जो है ये मौजूद है। और आपने देखा कल हमने पूरी बार काउंसिलों का और बार एसोसिएशन का जो था वहां पे आल मुल्कीर कन्वेंशन क्वेटा में जिसमें हसन रजा पाशा साहब भी थे, पूरे मुल्क की बार काउंसिल थी, पाकिस्तान बार काउंसिल भी थी, और हमारी डिमांड यही थी कि हम अर्ज करते हैं अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से और बाकी जो अरबाब बस्तो कुशाद हैं उनको कि आप खुदारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मौजूदा हालात में किसी एक हुकूमत का केस है, किसी एक अपोजिशन का केस है, इस सना की भेंट मत चढ़ाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बड़े अच्छा कैरियर गुजारा है हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, अपना जस्टिस उमर अता बदयाल साहब ने, और बड़ा लंबा कैरियर है उनका जुडिशरी में। तो मैं ये समझता हूं जो तकरीबन 20 साल के करीब मुहीत है, तो मैं समझता हूं कि अभी पीछे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, 4-5 महीने हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो उनको जाने से पहले पोस्टेरिटी के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये केस आ गया है इससे हमारी अनामतू हुई है या किसी निजाम के हवाले से वो जो बातें चल रही हैं। मैं इसलिए हमारी तमाम कम्युनिटी की जो गुजारिश है वो यही है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑन द डिमांड्स ऑफ, देखें इस लॉ के हवाले से अगर कुछ 1 या 2 बार, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लीनिंग दूसरी तरफ है, लेकिन वो इस पे बात ही नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि इवन अकॉर्डिंग टू देम ये लॉ जो बना है ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह एक आध बार एसोसिएशन जो लाहौर से कहीं, वो भी इंडिविजुअल उनमें से वो बात करते हैं, तो वो सिर्फ शायद सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जाके जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशनों की जरूरत पड़ जाए कि अपना सुप्रीम कोर्ट को अपने लिए बाकी चीजों की, तो फिर समझ लें कि चीजें बहुत खराब हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द whole lawyer community of Pakistan in the country. Similarly, all the bar councils are the statutory bodies of each and every province, and they are the regulators of the lawyers community. और उनमें से तमाम के तमाम इस बात पे मुत्फिक हैं कि ये कानून जो है ये बिल्कुल ठीक बना है, और अब वो वकला की अमंगों की तर्जमानी। अब मैं एक और अर्ज करूं, ठीक है, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल था कि इस पे तो जस्टिस काजी फायदी साहब को मोतरद होना चाहिए था, या उनके आगे आने वाले चीफ जस्टिस साहबान को, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान तकरीबन आपका अपना सब्सटेंशियल टेन्योर जो है वो 1.25 साल के करीब गुजार चुके हैं, और बाकी 2 साल के करीब बाकी थोड़ा सा जो है वो 5 महीने अल्लाह उन्हें सेहत जिंदगी दे। तो सर मेरा ख्याल है उनको इन इख्तियारात के लिए इतना ज्यादा सर नहीं आगे जाने की जरूरत है। सर जिस तरह अगली बात सर आखिरी, यस फिर मैं आगे पूछूंगा आपसे, क्योंकि आखिरी बात जी आखिरी बात, और जिस तरह इस कल एक हमारे वहां पे दोस्त सैयद कल्बे हसन साहब ने बात की कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका गला घोंट दिया गया उसको, लेकिन मैंने कहा मेरा इस पे ये था कि ये सिर्फ बच्चे की नहीं, बच्चे की मां जो पार्लियामेंट है उसका भी गलत हो गया। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा, कुछ सवालात आपके गुफ्तगू से निकले हैं। मैं जरा पहले आ जाता हूं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी। जैसे शौकत सिद्दीकी साहब, आज आपको प्रोग्राम में रखने का मेरा मकसद इस अहम तरीन इशूज़ के ऊपर तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि सर आपका केस कहाँ है, क्या वजह है कि आपका केस जो है वो सुना नहीं जा रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। ज़रा आज हमारे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की आवाम को, और ख़ास तौर पे इस वक्त 2 बड़े अहम
वकला के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं और इनका क्या रोल रहा है ये भी सुने सर। ज़रा आप बताएं सर, आपके पास 5 मिनट है इस सेशन का सर। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। जी जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा केस तो सुप्रीम कोर्ट में है और अक्टूबर 2018 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी आखिरी समाअत जो है वो 13 जून 2022 को हुई थी। उसके बाद केस में जो मेरा बेंच था, 5 रुकनी बेंच, उसमें से 2 जज साहिबान रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट से पहले मैंने दरख्वास्त दी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को कि जी ये रिटायर हो जाएंगे, बेंच टूट जाएगा, मेरे केस की हेयरिंग कर लें, लेकिन वो हेयरिंग नहीं हुई। आखिरी जो मैंने दरख्वास्त दी थी वो दी थी दिसंबर में कि जनवरी में मेरे केस की समाअत कर लें छुट्टियों के बाद, लेकिन ताहाल उसकी कोई समाअत नहीं हो सकी। और ज़ाहिर है ये मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का ही चूँकि डिस्क्रिशन है केस को फ़िक्स करना, अब नया बेंच भी उन्होंने ही बनाना है, तो मामला उनकी स्वाबदीद पर है। बाकी आपने मेरे ये 2 साथियों के रोल के हवाले से पूछा है, तो मैं तो साफ सी बात कहता हूँ कि मुझे सख्त गिला है अपने इन दोनों साथियों से। और इनकी जब इनका दौरे इक़्तिदार था, इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में तो भरपूर रोल प्ले किया, लेकिन मेरे केस में इन्होंने कतन कोई रोल नहीं प्ले किया, ना कोई प्रेजेंस के ज़रिए, ना किसी और तरीके से। और ये शायद मेरे केस को भी वकला की जो ग्रुपिंग की पॉलिटिक्स है उसकी इन्होंने नज़र किया है। और ये मैं आज पूरी आवाम के सामने ये गिला भी कर रहा हूँ। बाकी खैर, मैंने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है। जब अल्लाह ताला को मंजूर हो, अल्लाह मेरे केस का फ़ैसला भी हो जाएगा और जो मेरा हक़ है वो भी इंशाअल्लाह मुझे मिल जाएगा। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बेशक अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं पूछूंगा इन दोनों से इस सिलसिले में, लेकिन थोड़ा सा अब ज़रा मैं ये क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि कब से कब तक किया आप। कितनी अफसोस की बात है, बताएं कितनी तकलीफ़ की बात है कि एक जज रहा है एक शख्स और उसके साथ जो ज़्यादती हुई है वो तो हमने सुन लिया। अब वो आया है अदालत में इंसाफ के लिए, और जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जहाँ इंसाफ दिया जाता है, वहाँ इंसाफ दबा हुआ है। मैं शौकत साहब ज़रा ये भी बताइए कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है, पार्लियामेंट ने तो इसको लॉ बना दिया है, लेकिन लगता नहीं है, मुअत्तल कर दिया है और 8 रुकनी बेंच सुन रहा है। बार कौंसिल इसके सिलसिले में बिल्कुल क्लियर है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, इसमें मेरी राय तो ये है कि सबसे पहले तो इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था, नंबर 1। और दूसरी इसमें बात यह है कि इनेक्टमेंट से पहले उसको मुअत्तल करना कतन खिलाफ रवायत है और खिलाफ कानून है। लेकिन जो एक अजाफी बात है, मैं उस पर ज़रूर कहूँगा कि आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को अपना प्रोसीजर बनाने और अडॉप्ट करने के लिए, और ये इस एक्ट के हवाले से ये एक लीगल क्वेश्चन ज़रूर है जिसको बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। आया इस एक्ट के ज़रिए जो कानून बनाया गया है उसको वो अडॉप्ट करते हुए अपने प्रोसीजर और जो हमारे 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनका हिस्सा बनाते हैं, उसका शेड्यूल बनाते हैं या जो भी करते हैं वो है। एक लीगल पॉइंट ज़रूर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ज़रूर है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन कानून को मुअत्तल करने वाला जो रवाज है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल पहले एक प्रेसिडेंट इसी सुप्रीम कोर्ट ने सेट की हुई है, और वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली हसवा बिल बना रही थी तो बिल की स्टेज पे थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी थी जी कि फ़लाँ जो इस बिल की शिक हैं वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, और वो दोबारा भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था। इसके अलावा और कोई प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें इस तरह बिल की स्टेज के ऊपर कोई कानून जो है वो मुअत्तल किया गया हो।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं एक क्योंकि हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ हैं। चलें जी, हसन रजा पाशा साहब, मेरी आवाज आ रही है? हसन रजा पाशा जी, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है आपकी? अच्छा सर, आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो सर ये बताइए कि बड़ी धुआंधार तकरीर हुई है अभी वकला की एसोसिएशन में, आपके जो 2 जगह हुआ है आपका सेमिनार, और आपने वाज़ेह तौर पर उसमें जो हमने पढ़ा है, अब उसमें आप ही बता सकेंगे कि ये इस लॉ को, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ है जिसे मुअत्तल किया गया है, ऐसा अगर इसे एक ख़ास पीरियड तक, मेरा ख्याल है 1-2 दिन दिया है आपने, बहाल नहीं होता है तो मुल्क गिर एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या ये बात सही है और क्या वाकई आप मुल्क गिर एहतजाज करने जा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, ये परसों 29 तारीख को कोयटा में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन था, जिसमें तमाम मुल्क की, तमाम सूबों की बार काउंसिल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल वहां मौजूद थी। वहां पे कंसेंसस के साथ हमारा एक फैसला हुआ और जो रेजोल्यूशन की सूरत में हमने तमाम मीडिया को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें तमाम लोगों ने ये एक कौमी मशावरत के साथ एक फैसला किया कि जो कल यानी मंगल को ये जो हेयरिंग होनी है 2 तारीख को, उसमें जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो रिस्ट्रेनिंग आर्डर है वो बिलफौर खत्म करें और इस एक्ट को जो नाफज किया जाए, चूंकि ये लॉयर्स कम्युनिटी का और पब्लिक एट लार्ज का दीरीना मुतालबा था। उसमें कोई शिक भी ऐसी नहीं है जिसमें जो के खिलाफ आइन हो, जो खिलाफ कानून हो या किसी सेगमेंट के खिलाफ हो, बल्कि उसमें पब्लिक एट लार्ज या वो लिटिगेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उनके फायदे के लिए है। तो सर आप करने क्या जा रहे हैं? वो तो स्ट्राइक डाउन कर, सुनने में आया है कि ये कुछ वकला कहते हैं इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे, तो आप करने क्या जा रहे हैं इसकी तारीफ? सर हम लकीली कल ही हमें ये इतला भी मिली कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल वाली जो हेयरिंग है उसमें हमें भी पाकिस्तान बार काउंसिल को भी बुलाया है, तो वहां जाके कल इंशाल्लाह हम अपना नुक्ता नजर देंगे, क्योंकि मैंने तमाम रिकॉर्ड देखा है पिछला पाकिस्तान बार काउंसिल का भी, तो उसमें ये चीज हम बार बार, हमसे पहले जो बार काउंसिल थी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की हुई हैं कि 184(3) की अपील होनी चाहिए। इसी तरह जो रिव्यू में मर्जी का वकील करने की इजाजत होनी चाहिए, और इस तरह की जो भी उस एक्ट में शामिल है वो सारे हमारी रेजोल्यूशन में है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब ये एक्ट प्रिपरेशन के उस प्रोसेस से गुजर रहा था तो लॉ मिनिस्ट्री ने हमें भी ऑन बोर्ड लिया, 2 मीटिंग्स हमारी भी हुई और हमारी भी इनपुट ली गई, तो हमने अपना जो है वो वक़्फ़ दिया और इन चीजों पे हम एग्री हुए कि बिल्कुल ये ठीक है। 1-2 चीजें ऐसी थी जिसपे हमने रिजर्वेशन शो की और उसको उन्होंने निकाल दिया, मेहरबानी की उन्होंने। तो अब पार्लिमान ने एक जो है वो कानून बना दिया सर, कानून बना दिया और आर्टिकल 75 की सिटीजन हम आगे देखेंगे। जिस तरह हुकूमत कमजोर नजर आ रही थी पिछले दिनों, पार्लियामेंट कमजोर नजर आ रही थी, बार काउंसिल भी बहुत कमजोर नजर आ रही थी माजी के मुकाबले में। मैं अभी अगला सवाल करूंगा, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपका चाहिए, फिर मैं अपने ब्रेक पे जाऊंगा और फिर पूछूंगा। मैं हसन बून फासबुक की जानता हूँ सर, ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ ज्यादती हो रही है, इस पर ये आपके अब तो वकला भाई हो गए हैं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो उनका केस जायज है या नहीं है, और क्या वजूहत है कि सुप्रीम कोर्ट उनके केस को नहीं सुन रही है? सर आपके पास 1 मिनट है, इस पे जरा मुझे बता दें। सर हमारा मुतालबा मैं ये समझता हूँ कि नहीं सर, एहसन साहब अभी मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, हसन रजा पाशा से, फिर आता हूँ आपकी तरफ। जी हसन रजा पाशा साहब। जी, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के जो रेफरेंस है उसका ताल्लुक है, उस पे भी हम ये डिमांड करते हैं और कन्वेंशन में भी ये डिमांड की थी कि उनका भी रेफरेंस जो है वो सुना जाए, क्योंकि उनका रेफरेंस भी सुना जाए, क्योंकि ये इंतहाई जरूरी है। वो बेचारे कब से वो बार बार मुतालबे कर रहे हैं
एप्लीकेशन दी हैं अर्ली हियरिंग की, सुनवाई भी हुई, फिर बेंच टूट जाता था, अब फिर बेंच टूटा हुआ है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वो आखिर इस मुल्क के शहरी हैं, उन्होंने जुडिशरी में सर्व किया है, उनका हक बनता है कि उनको सुना जाए। बहुत सही, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और सुना जाए। आप चाहे फैसला खिलाफ या हिमायत में दें, लेकिन उस केस को तो सुने। आपने तो उस केस को उठाकर फेंक दिया है। अभी तो मैं पूछूंगा एहसन बून से कि 62(1)(f का केस किधर है। ये मुझे लगता है ये बॉडी जो आजकल मौजूद है, बुरा नहीं मानिएगा, दोनों सुन रहे होंगे जिस तरह हुकूमत की कमजोरी की बात की जा रही है। अगर वुकला इतनी बड़ी ताकत है, आइन के साथ धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, एक दफा नहीं कई दफा आइन तोड़ा जा रहा है। अहम तरीन पिटीशन को कोने में फेंककर इमरान खान के पिटीशन पे सिर्फ काम हो रहा है, लेकिन बार कौंसिल और बार एसोसिएशन खामोश है। लोग कहते हैं ये भी हुकूमत की तरह कमजोर हो गए हैं। एक छोटे सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। शायद यहाँ पर एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा आप दोनों के लिए, ताकि आपके अंदर सर और मतलब मुझे उठा के फेंक दें आप लोग। मैं तो कहूँगा, यकीन मानिए आपकी जगह मैं होता तो ये जो 95% केसेस इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे जगहों पे हैं वो सुने जा रहे हैं, और तकरीबन 55,000 केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जा रहे हैं। 22 लाख केस जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं सुने जा रहे हैं। उसमें अहम तरीन केस जो है वो 63A की अपील थी, उसको नहीं सुना गया। 62(1)(f एहसन बून साहब ने दिया, उसको नहीं सुना गया। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, कितना बड़ा जुल्म है एहसन बून साहब, आप लोग आवाज़ भी नहीं उठाते। और आपके पास इतनी ताकत है कि अगर आप खड़े हो जाएं तो आप बड़े बड़े इदारे और बड़ी बड़ी मशीनरी को जो है ना वो पाश कर दें, और आप आइन के मुहाफिज असल कस्टोडियन है। लेकिन माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा सर, बुज़दिल नजर आ रहे हैं आप लोग भी इस मामले में। क्या कहते हैं सर? मैं अर्ज करूं डॉक्टर साहब, 5 मिनट है आपके पास सर। हाँ, मैं आप की ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पे, बाज मामलात में हम बुज़दिल ही अपने आप को अच्छा तस्वर करते हैं, क्योंकि हमारे सामने अदालत की इज्जत, तकरीम, तकद्दस भी होता है, और साथ अपने कम्युनिटी को साथ लेके चलना, और फिर मुल्की निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए हम आइन और कानून की बात करते हैं। हमारा मसला नजर ये नहीं होता कि किसी एक जज को हमने खुदा न खास्ता नीचा दिखाना है, या बार काउंसिलों को की वजह से हमने सारी चीजों को बुलडोज करना है। लेकिन एक बात जो आप सबसे पहले आपने बात फरमाई, 62(1)(f की मेरी पिटीशन जो बहैसियत सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो पड़ी हुई है, आज तक वो सुनी नहीं गई। इसी तरह 63A पे भी मेरा रेफरेंस ही है जो पड़ा हुआ है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। ये दोनों पिटीशनें शायद हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब के बस में होता तो वो शायद विथड्रॉ कर लेते या उनका व्यू पॉइंट और होता, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी कैबिनेट जो है 17 में से 10 दोस्त जो हैं वो ये इस चीज को अपोज भी करते हैं, और वो कहते हैं कि जो हमारे पहले काउंसिल है वो ही इसको करेंगे आर्गू या पिटीशनर, तो फिर इस वजह से वो सारी चीजें साइड लाइन हो जाती। बाकी रही बात इस हवाले से कि हमारा जो इस पे स्टैंड, हम ये समझते हैं कि अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है वो ये गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। दिस इज ए वैलिड लॉ एट प्रेजेंट। इस पे ज्यादा से ज्यादा जो इंजंक्टिव ऑर्डर दिया हुआ था वो भी मैं समझता हूं कि जब इट हैज बिकम ए लॉ देयर आफ्टर, इसको कोई सुप्रीम कोर्ट का इंजंक्टिव ऑर्डर भी मेरे एक नाक़िस राय के मुताबिक रोक नहीं सकता। अब ये देखने वाली बात है कि कब हुकूमतें वक्त कोई अपील करती है और उस कमेटी को, और वो कमेटी जो है उसमें से 3 जजेस में से 2 कौन से जजेस जो हैं वो इस पे बेंच बनाते हैं। इस पे सिचुएशन जो है वो डे बाय डे, जो आपने पहले भी इंडिकेशन की मेरे नुक्ता नजर से, सूरत हाल जो है वो खामखा सारे निजाम को
खराब करने के लिए बढ़ रही है, सिचुएशन डिटीरियोरेट हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे ये घर के बड़े पे फर्ज होता है, और ये छोटी छोटी बातें जब हम पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियंस को कहते हैं एहसन बोन साहब, आप एहसन भाई यहाँ पे जरा रोकूंगा सर। आप किसी को नहीं जानते, आप आइन को जानते हैं, और आइन कभी भी जो आइन पाकिस्तान है वो मुल्क में किसी के साथ नाइंसाफ़ी को सपोर्ट नहीं करता, बना इसीलिए। तो सर यहाँ तो आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हो रहे हैं, आइन तोड़ा जा रहा है, एक जजमेंट आती है उसको एक सलखुर, मैं क्या क्या बातें करूं सर। तो अगर आप आइन के मुहाफिज हैं, हम तो नहीं कह रहे आप किसी के खिलाफ जाएं, आप आइन को सपोर्ट करते हुए खड़े हो ना, आप काला कोट निकाले ना सर, बाहर आए। डॉक्टर साहब मैं आपको अर्ज करूं, 2 मिनट मैं आपको अर्ज करूं, आप जिनने जो बात की इस पे मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इस पे मेरी तो बड़ी फर्म ओपिनियन है कि जब हम वर्दी में आए हुए लोगों को कहते हैं कि दे हैव एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने अब हम काले कोर्ट के अंदर बैठे हुए अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन अगर रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है और या म्यूटिलेशन ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस है तो जुर्म वही बनता है। ठीक, मैं मेरा बड़ा बहुत जबरदस्त बात की है, लेकिन सर उसमें तो आप निकल आए थे ना परवेज मुशर्रफ में। मेरी बात सुनिए, इसमें नहीं निकले आप लोग। मैं इस पे भी हम सारी काउंसिलों को एतमाद में लेते हुए ये सारे काम करेंगे, लेकिन बात ये है कि मेरे लीडर्स आपके साथ बैठे हुए हैं। पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं, लीडर से पूछ लेते हैं, टाइम हो गया, मैं जरा उधर जाता हूँ। पाशा साहब और हमारे वाइस चेयरमैन और दूसरे जो ये डिसाइड करेंगे, मैं इनके साथ, आप उनके साथ हैं। बहुत बड़ी बात कर दी है। मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा पहले शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ जाता हूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, फिर आता हूं जनाब पाशा साहब की तरफ। शौकत साहब, ये मौजूदा सूरत हाल तो देख लीजिए, अब आप ये बताइए कि सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है सर? आइन तो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, एक वर्दी वाला तो तोड़ रहा था जो किया था, लेकिन यहाँ तो जो कस्टोडियन है वो भी तोड़ रहा है, जो लॉ मेकर है वो भी तोड़ रहा है, पता नहीं कौन कौन तोड़ रहा है। 4 मिनट है सर, 5 मिनट आपके पास भी है। डॉक्टर साहब हम बहुत ही ना हसास और नाजुक एक सिचुएशन को इस वक्त फेस कर रहे हैं। पार्लिमान की बालादस्ती पे कोई दो राय नहीं है कि पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें एहतियात का दामन भी जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए कि पार्लिमान की बालादस्ती को मनवाते कहीं हम अदलिया की जो आज़ादी है या अदलिया की जो अपनी एक हैसियत है उस पर कंप्रोमाइज़ ना कर जाएं। मेरे नज़दीक इस सिचुएशन का यही हल है कि ये फुल कोर्ट इस मामले को सुने, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो 4 अप्रैल का फैसला है उसके अगेंस्ट जो है वो रिव्यू फाइल करना चाहिए था, और उसमें कम से कम ये फुल कोर्ट की नहीं तो कम से कम 7 जजेस की जिन्होंने उस पर कोई ना किसी अंदाज में कोई अपना ओपिनियन रेंडर किया है वो उस रिव्यू को सुनते। और ये जो एक तर्ज अमल है पार्लिमान की तरफ से कि करारदादों के ज़रिए किसी जजमेंट को नल एंड वाइड करार देना, नाकाबिल अमल करार देना, गैर आइनी करार देना, ये मेरी राय में मुनासिब तर्ज अमल नहीं है, और इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ठीक है, बाकी इस जो इस ज़ाहिर है हमने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, और कभी हमने अदलिया को बहुत बालादस्त देखा है, कभी एग्जेक्टिव को बालादस्त देखा है। बदकिस्मती से हम पार्लिमान को भी और अदलिया को भी ज़ेर दस्त देखते हैं जब कोई किसी आमिर का दौर होता है। आमिर के दौर में अगर परवेज़ मुशर्रफ एक बिल की स्टेज के ऊपर एक सदारती रेफरेंस भेजता है तो हमारी अदालत उस्मा जो है उसको दे देती है, हाँ जी ये पार्लियामेंट भी वैलिडेट करती है। बड़ी नाजुक सिचुएशन है, सुप्रीम जुडिशरी बहुत ज्यादा पार्लियामेंट भी, आपने सही कहा, पार्लियामेंट वैलिडेट कर देती है और जुडिशरी भी वैलिडेट कर देती है। लेकिन सर मैं यहाँ एक जुमला कहते हुए
यस 8वीं तरमीम से लेकर यस 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 मैं यहाँ एक जुमला कहते हुए जाऊंगा पाशा साहब की तरफ, बल्कि ब्रेक में, और फिर पाशा साहब की 8वीं तरफ। तरमीम से लेकर डॉक्टर साहब 17वीं तरमीम तक यही होता है। हमने मुख्तलिफ तरामीम के जरिए पार्लिमान ने भी तो अपना मुंह काला किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ने भी किया है अपना लेकिन मुंह काला, आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं, जफर अली शाह की जजमेंट हो, चाहे वो यस आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें सर वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि मेरे पास तो 8 जजेस हैं, कर लो, आप बना लो फुल कोर्ट, 8-7 से मामला खत्म हो कर दिया जाएगा। वहां तो ये सूरत हाल चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हसन रजा पाशा साहब की तरफ आता हूं। वेलकम बैक। मैं हसन रजा पाशा साहब की तरफ आता हूँ। एक दो जुमले बोलते हुए, जो आप शौकत अजीज़ साहब से बड़े एहतराम के साथ, जब कोई ये कहता है कि जी रिव्यू पे जाएं, तो मैं फिर ये कहता हूँ शौकत अजीज़ साहब, आपका तो पटिशन केस है, वो नहीं सुना जा रहा है। 63A की रिव्यू, उसका क्या हशर हुआ? 62(1)F का क्या हशर हुआ? इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस पड़ा हुआ है, उसका क्या हशर हुआ? तो अगर आप रिव्यू कर लेंगे इस बेंच के सामने, इस कोर्ट के सामने, तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा? मैं एक और बात अब आता हूँ जनाब हसन रजा पाशा साहब। एक तो ये कि सर क्या ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है एहसन बून साहब ने कि जी हुकूमत फौरी तौर पर एक लेटर लिखे जो कमेटी के 3 मेंबरान हैं उस लॉ के लिहाज से, ताकि एक्शन हो। दूसरा, उन्होंने सारा बोझ आप पे डाल दिया है। क्या कहेंगे सर आइन की पासदारी और उसकी हिफाजत के लिए निकलनी? मैं समझता हूँ कि जनाब एहसन बून साहब हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, और ये उनका हमारे ऊपर एतमाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और तौफीक दे और मैं इनके मयार पे, इनके तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ। अब मैं आता हूँ जनाब सिद्दीकी साहब के पटिशन के हवाले से। परसों जब ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन कोयटा में हुआ, तो उसकी जो रेजोल्यूशंस थी वो पढ़ने का मुझे एजाज़ मिला, क्योंकि तमाम जो तकारीर थी उनको कंपाइल करके हमने रेजोल्यूशंस जो हैं वो मुरतब की। तो उसमें जो एक रेजोल्यूशन थी वो ये थी कि जो काजी फाइज ईसा साहब वाला जो रिव्यू है, क्यूरेटिव रिव्यू, उसको विड्रॉ फुल फोर उस पर फैसला सादर करने की जो है वो डिमांड की गई। और उसके साथ साथ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जो पिटीशन है उसकी सुनवाई के लिए भी मुतालबा किया गया। तो ये मैं बात क्लियर करता चलूँ डॉक्टर साहब कि ये बात ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको अपनी तकरीर भी और वो रेजोल्यूशन भी भेज दूंगा जिसमें हमने जनाब सिद्दीकी साहब के हवाले से ये डिमांड की है। अब बात आती है ये जो आपके तीसरा सवाल का तीसरा हिस्सा था कि ये जो कल की हेयरिंग के हवाले से, तो उसमें देखें हम बामी मशावरत पे यकीन रखते हैं। आप देखें कि 15 दिन के अरसे में हमने 2 बड़ी मीटिंग्स की, 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की। एक पहली जो कॉन्फ्रेंस हमने की ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस, वो हमने इस्लामाबाद में मुनक्कद की, जिसमें तमाम बार कौंसल्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर 1-2 छोड़ के बाकी तमाम ने शिरकत की। और उसमें एक मशावरत के तहत हमने एक फ़ैसला लिया और वो रेजोल्यूशन आपके पास पहुंची। उसी के तहत हम 29 तारीख को हमने रखा हुआ था कन्वेंशन बलूचिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा कामयाब हुआ, वहाँ भी भरपूर शिरकत थी, वहाँ भी बामी मशावरत करके हमने फ़ैसले किए। और उसमें ये तय पाया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पे इस एक्ट को जो स्टेनिंग ऑर्डर किया गया है उसको फौरी तौर पे वो विड्रॉ करें। और अदरवाइज़ हम तमाम पाकिस्तान में लॉयर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। क्या हमने मोड अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार हमने करना है, वो भी हम बामी मशावरत के तहत करेंगे। और हमने अगला कन्वेंशन 13 मई को पेशावर में रखा हुआ है, जिसकी होस्ट जो है वो केपी बार कौंसिल होगी और मुल्क की तमाम बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन जो हैं वो वहाँ पे शिरकत करेंगी। वहाँ पे हम एक मुत्तफ़िका फ़ैसला करेंगे। अब कल लकीली हमें
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने जो है वो हमें भी बुलाया है पाकिस्तान बार कौंसिल को बतौर इदारा। हम वहाँ पे अपना मौक़िफ़ रखेंगे उनके सामने इस कानून के हवाले से। ये मैं बताता चलूँ कि इसमें ना मेरी ज़ात की कोई फ़ायदा है न किसी और वकील की ज़ात का फ़ायदा है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लिटिगेंट्स का फ़ायदा है जो सुप्रीम कोर्ट में जिनके केसेस होते हैं, जो 184(3) के तहत जब उनका मामला टेक अप होता है तो जो मुतसरा फरीक है उसके पास अपील का हक नहीं है। जिसकी पिटीशन खारिज होती है उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो रिव्यू में जाए तो अपनी मर्जी का वकील कर ले। 4-4 साल अर्जेंट केसेस का इंतज़ार करना पड़ता है फिक्सेशन का कि जनाब केस फिक्स हो, लेकिन जब केस फिक्स होता है तो वो इन्फ्रेक्चस हो के विड्रॉ करना पड़ता है। तो सर ये वो चीज़ें हैं जो हमारी मशावरत के साथ लॉ मिनिस्ट्री ने 2 दफ़ा हमें ऑन बोर्ड लिया, वाइस चेयरमैन को और मुझे। हमने अच्छा सर ये बताएं ये तो आप रिपीट कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एहसन बोन साहब ने एक बड़ी बात की है कि कानून बन गया है, आप कानून को मानते हैं, आप सब मानते हैं, लॉ बन चुका है। उस लॉ के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक लेटर लिखे सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को कि आइए अपना काम शुरू करिए। ये आप समझते हैं सर ये हुकूमत को ये फौरी तौर पर इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए पार्लियामान ने तो एक्ट बना दिया, 2 दफ़ा उस पर डेलिब्रेशन हुई, दोनों दफ़ा उन्होंने विद फुल मेजॉरिटी उसको कर दिया, कानून साजी कर दी। अब बात यह है कि ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो लेटर लिखे। आज आप देखें जिस तरह मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को लेटर लिख दिया कि 2 सीनियर जजेस जो हाई कोर्ट के हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सीनियर मोस्ट हैं, उनको जो है वो लाया जाए, इसमें इनकी एलिवेशन की जाए। आप देखें कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के लिए जिस तरीके से जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने डेलिब्रेशंस की, एक दफ़ा नाम उनका वापस गया, दोबारा उनको लाया गया, फिर उनको एलिवेट भी कर दिया गया इस बुनियाद पे कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लिबरल एक इम्प्रेशन दुनिया को हमने देना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सर आखिरी जुमला है एहसन बोन ने